नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात, जिसमें आज बात सरकार और उसकी जयकार की, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया है। यूपी के 75 जिलों में से 67 पर जीत हासिल की है। ये भाजपा का वो रिकॉर्ड है जिसने सभी पुराने रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही 2022 की जंग का मैदान तैयार हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। 67 जिलों में भाजपा का परचम। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक, अवध से बुंदेलखंड तक भाजपा की दहाड़। पंचायत की जंग में पंचर हो गई साइकिल। भाजपा ने बनाया जीत का नया रिकॉर्ड, ध्वस्त हुए पुराने सारे रिकॉर्ड। जिला पंचायत की जिस जंग पर पूरे देश की नजर थी, वहां भाजपा ने जीत का परचम लहराते हुए पुराने सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। भाजपा ने 75 में से 67 जिलों में जीत दर्ज की है। इस रिकॉर्ड ने 2016 के सपा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तब सपा ने 63 जिलों में जीत दर्ज की थी। भाजपा की इस जीत की सबसे बड़ी बात यह कि उसने उन सभी जिलों में जीत हासिल की जहां उसके पास बहुमत तक नहीं था। लेकिन भाजपा के प्रभारियों ने गजब की रणनीति बनाई और निर्दलियों को अपने पाले में लाकर पूरा खेल ही बदल दिया। आपको बता दें कि भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 65 सीट का लक्ष्य रखा था, जिसे बड़ी ही आसानी से हासिल भी कर लिया। पश्चिमी यूपी की बात करें तो 26 में से 24 जिले जीत लिए गए, यानी 95% विनिंग परसेंटेज। पूर्वांचल में 21 में से 16 जिले जीत लिए गए, यानी 78% जिलों पर कब्जा। अवध में 21 में से 20 जिले, यानी 98% जिलों पर कब्जा। और बुंदेलखंड की बात करें तो 7 में से 7, यानी 100%। 2022 के सियासी संग्राम से पहले पंचायत चुनाव को लेकर जो रण हुआ, उसमें बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 2015 में जब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए थे, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 67 सीटों पर जीत हासिल की है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। भाजपा के नेतृत्व में उसके विरोधी हवा हो गए। जो समाजवादी पार्टी पंचायत सदस्य के नतीजों के बाद जीत का दम भर रही थी, उसकी साइकिल की हवा निकल गई। कई सीटों पर उसके उम्मीदवार पर्चा तक नहीं भर पाए थे, जिससे पंचायत की जंग में सपा बुरी तरह से पिछड़ गई थी। वहीं अब दूसरी तरफ बसपा ने पहले ही मैदान छोड़ दिया, जबकि कांग्रेस ने कुछ जिलों में सपा के समर्थन से हिम्मत दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन उसने पानी तक नहीं मांगा। अमेठी तो पहले ही कांग्रेस के हाथ से निकल गई, लेकिन इस बार रायबरेली भी नहीं बची। मतलब साफ था, जिस तरीके से भाजपा ने 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया, वो जिला पंचायत में नजर आया। बल्कि भाजपा और ज्यादा मजबूत हो गई और अब इस जीत के साथ भाजपा ने 2022 की लड़ाई के लिए शंखनाद भी कर दिया, क्योंकि अब सीधा फाइनल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पंचायत चुनाव में भले ही भाजपा ने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन सपा ने भी खूब दम लगाया, हंगामा किया। अलग अलग जिलों से हंगामे और विरोध की तस्वीरें आईं, तो वहीं भाजपा ये कहती नजर आई कि चुनाव हार रही, इसलिए सपा अपनी खींच मिटा रही है। कहीं जीत का जश्न, कहीं हार का गम। वो चुनाव ही क्या जिसके चर्चे ना हो, और वो जीत ही क्या जिसका जश्न ना हो। वो हार ही क्या जिसके बाद विरोध ना हो। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, ये बात
निर्विरोध जीत के बाद साफ हो गई थी। लेकिन फिर भी सबकी निगाहें 53 जिलों में होने वाले मुकाबले पर टिकी थी, जहां भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन भाजपा ने 53 में से 46 सीट जीतकर साबित कर दिया कि जिला पंचायत की जंग में उसे हरा पाना सपा के वश की बात नहीं। भाजपा की जीत पर यूपी के 8 जिलों को छोड़कर हर जगह जश्न का माहौल दिखा। वहीं जश्न के बीच विरोध की भी खूब तस्वीर सामने आई। सपा के कार्यकर्ता लखनऊ में उस वक्त हंगामा करने लगे जब उनके एक सदस्य को वोट करने से रोक दिया गया। कौशाम्बी में सपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी तो प्रयागराज में जमकर हंगामा हुआ। अयोध्या में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट इतनी बढ़ गई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। जिले दर जिले बदलते रहे, लेकिन हंगामा और विरोध जारी रहा। वहीं बलिया में एक पंचायत सदस्य एम्बुलेंस से वोट करने पहुंचे। कुछ ऐसी ही तस्वीर मिर्जापुर से सामने आई। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन पर दबाव और चुनाव को प्रभावित करने के आरोप भी लगते रहे। कुल मिलाकर अब एक बात साफ है, पंचायत की जंग भाजपा ने जीत ली है, लेकिन इसका 2022 के चुनाव पर क्या असर होगा, इसका इंतजार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि जिसकी सरकार उसकी जयकार, ऐसा हमने क्यों कहा था वो इस रिपोर्ट में बताएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव का अपना पुराना इतिहास है, या यूं कहें कि यूपी में सत्ता बदलती है, तारीख बदलती है, लेकिन जीत का फॉर्मूला वही रहता है और साल दर साल, चुनाव दर चुनाव यही गणित दोहराया जाता है। सरकार उसकी जय जयकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर पूरे देश की निगाह थी। सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव अपनी पुरानी कहानी दोहराएगा या फिर एक नई कहानी गढ़ेगा। लेकिन जिला पंचायत के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहाँ जिसकी सरकार उसी की जय जयकार। क्योंकि यूपी के पुराने इतिहास को देखें तो ये बात सच साबित होती है कि सूबे में जिसकी भी सरकार रही, उसी के सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला पंचायत अध्यक्ष के हुए चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी ने पहली बार रिकॉर्ड जीत हासिल की है, तो वहीं बीजेपी ने जो सियासी गोटियां फिट की, उसके चलते समाजवादी पार्टी को महज सहयोगी के साथ कुल 6 सीटों पर ही जीत मिली। जबकि पंचायत चुनाव की एक्सपर्ट समाजवादी पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे मुंह की खानी पड़ी। समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में भी चुनाव हार गई। 2021 का जिला पंचायत चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें भाजपा ने 75 में से 67 जिलों पर कब्जा जमाया और सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए। जबकि 21 जिलों में सत्ताधारी दल को निर्विरोध जीत मिल गई, जिनमें से 12 जिलों में भाजपा उम्मीदवार के मुकाबले कोई नामांकन ही नहीं हुआ। 5 जिले में भाजपा के विरोधी उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया, जबकि 4 जिले में भाजपा के विरोधी ने नामांकन ही वापस ले लिया। मतलब शुरुआत से ही भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष की जंग में एक बड़ी बढ़त ले रखी थी, जिसका फायदा बड़े पैमाने पर भाजपा को हुआ और 67 जिलों पर कब्जा जमा लिया। वहीं 2016 में जिला पंचायत चुनाव के वक्त सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा गया। 74 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें से सपा ने 63 जिलों में जीत हासिल कर ली। इन जिलों में सीतापुर, उन्नाव और बिजनौर में सपा के 3 बागी भी शामिल थे, जबकि भाजपा ने 5, बसपा ने 4, कांग्रेस ने 1, आरएलडी ने 1 जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जीता। जबकि 38 जिलों में निर्विरोध चुनाव हुआ था,
और 37 जिलों में अकेले सपा को जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मतलब जिसकी सरकार उसकी जय जयकार। 2016 के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी यही दिखाई दिया। अब 2011 के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का हाल भी समझिए। तब सूबे में मायावती की सरकार थी। 2011 में 72 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें बसपा को सत्ता में होने का फायदा मिला और 55 जिलों में जीत मिली, जबकि 23 जिलों में चुनाव निर्विरोध ही हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुआ उसे हमेशा से ही सत्ता पक्ष का चुनाव माना जाता रहा है और यही वजह है कि जिसकी सरकार होती है उसी की जय जयकार इन चुनाव में हमेशा देखने को मिली है। चाहे 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, उसके बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए तब बसपा के सबसे ज़्यादा अध्यक्ष चुनकर आए। फिर जब अखिलेश यादव की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, तब उनके समय में 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ। और इस बार अगर बात करें जब बीजेपी सत्ता पर काबिज है तो उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 67 सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ जीत हासिल कर ली है। जीत का ये सिलसिला और निर्विरोध जीत का फॉर्मूला 2006 से ही चला आ रहा। तब सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 70 जिलों में 46 पर सपा को जीत मिली और 13 जिले में निर्विरोध चुनाव हो गए थे। मतलब साल दर साल, चुनाव दर चुनाव सत्ताधारी दल के जीतने का सिलसिला जारी रहा। तो क्या ये मान लिया जाए पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जिसकी सरकार उसी की जय जयकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सीएम के जादू की। सीएम योगी ने जहां गोरखपुर में निर्विरोध जीत हासिल की, वहीं सपा और कांग्रेस का किला ढहा दिया। पंचायत चुनाव में चला योगी का जादू, मैनपुरी में निकली सपा की हवा। तो क्या मान लिया जाए पंचायत चुनाव ने सपा और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? क्योंकि सपा ने भले ही इटावा और आजमगढ़ में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन मैनपुरी सपा के हाथ से निकल गई। ये समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा किला था, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद भी हैं। सपा के लिए यह किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि जिस मैनपुरी को भाजपा 2014 और 2019 में नहीं जीत पाई, उसे पंचायत की जंग में जीत लिया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि मतदान से पहले मैनपुरी में जीत से सपा 3 कदम और भाजपा 8 कदम की दूरी पर थी, लेकिन इसके बाद भी सपा अपना गढ़ नहीं बचा पाई। और कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी हुआ, जो यूपी में अपना आखिरी किला हारकर शून्य पर आ गई। रायबरेली में सपा के समर्थन से कांग्रेस ने आरती सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा ने निर्दलीय के साथ मिलकर खेला कर दिया और कांग्रेस अपना आखिरी किला भी हार गई। जबकि दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ 67 जिलों में जीत हासिल कर अपना डंका बजाया, बल्कि गोरखपुर को निर्विरोध जीतकर साबित कर दिया कि गोरखपुर में किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं बाकी। इस पूरे चुनाव को देखो तो कई जिले में सपा संख्या बल के हिसाब से पहले नंबर पर थी, लेकिन उसके बाद भी सपा में जीत के लिए वो जुनून नहीं दिखा जो भाजपा में था, क्योंकि भाजपा ने अपनी मजबूत सीटों को न सिर्फ जीता बल्कि निर्दलियों को साध कर उन जिलों में भी बाजी पलट दी जहां सपा जीत से कुछ कदम की दूरी पर थी। हालांकि हारने के बाद सपा सत्ता पक्ष पर चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगा रही, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पंचायत चुनाव की तो यह प्रथा रही है, जिसकी सरकार उसी की जय जयकार। फिर चाहे सूबे में भाजपा की सत्ता हो या सपा की या फिर किसी और की, साल दर साल यही होता रहा और यही होता रहेगा, ऐसा लगता भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी की दुहाई देते हैं, लेकिन जैसे ही अपना वक्त आता है सब भूल जाते हैं और फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस प्रथा का अंत आखिर कब होगा? कब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पूरी निष्ठा और ईमानदारी से होंगे? क्योंकि आजादी के इतने सालों बाद भी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, जो कि गंभीर बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
पुष्कर सिंह धामी के विजय तिलक की, जिन्हें भाजपा ने उत्तराखंड का नया सीएम बनाकर सूबे में जातिगत समीकरण और सूबे में गरमाए उस सियासी उफान को थामने की कोशिश की है। लेकिन जानकार इसे कांटों वाला ताज बता रहे हैं। उत्तराखंड में तीरथ युग खत्म, पुष्कर युग शुरू। भाजपा ने युवा धामी को सौंपी देवभूमि की कमान। आज से उत्तराखंड में सिर्फ एक नाम चलेगा और वो पुष्कर सिंह धामी का होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नाम नया हो, लेकिन उत्तराखंड के लिए अब यही नाम आने वाले कुछ महीनों के लिए उनके भाग्य की कहानी लिखेगा। क्योंकि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी का नाम तय हुआ। हालांकि जब शुक्रवार को तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब जो नाम सीएम पद की रेस में थे उनमें पुष्कर धामी का नाम भी एक था। बाद में भाजपा आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगा दी और उत्तराखंड को एक युवा सीएम दे दिया। हालांकि जानकार कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के लिए ये ताज किसी कांटे से कम नहीं, क्योंकि 7 महीने बाद ही सूबे में चुनाव है। ऐसे में हर दिन पुष्कर सिंह धामी को नई चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी होती है। हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है। उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। और निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी। लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो। और जो उसके लिए मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार उसके लिए मैंने, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे हमारे रुद्रपुर में सिटकुल का घेराव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने जो है स्थानीय जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं उन उद्योगों में रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में उनको रोजगार मिले, उसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं। उसको आगे बढ़ाएंगे। देवस्थानम बोर्ड को लेकर जब तीरथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने साफ कहा था कि इसमें पुनर्विचार होगा, और जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी नज़र इस पर पिछले 4 महीने से लगी हुई है। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या आप इस पर पुनर्विचार करेंगे या इसे खारिज करेंगे या क्या कुछ फैसला करेंगे? नहीं, मैंने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने, जो मेरे सीनियर लोग हैं, जो मेरे से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बातों का कहीं अनादर न हो। जो उन लोगों ने कमिटमेंट किए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। नौकरशाही का जो काम है नौकरशाही करेगी, और हम लोगों का जो काम है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे। वहीं पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक सफर की बात करें तो उत्तराखंड के खटीमा से विधायक हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाते हैं और एबीवीपी में अहम पदों पर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के जहन में सवाल होगा कि आखिर पुष्कर सिंह धामी को ही भाजपा ने क्यों चुना, जबकि उनके पास कई और अनुभवी चेहरे थे। तो बता दें कि पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाकर भाजपा ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है, क्योंकि उत्तराखंड में ब्राह्मण और ठाकुर का एक गठजोड़ रहा है। पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक हैं, ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ठाकुर जाति से आते हैं। इस तरह से सरकार और संगठन के बीच ब्राह्मण और ठाकुर का तालमेल बनाकर राजनीतिक समीकरण फिट रखने की भी कोशिश की गई। साथ ही पुष्कर सिंह धामी युवा नेता हैं, उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ है और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी छवि एकदम साफ है। अब भाजपा को इसका फायदा मिलता है या नहीं, ये तो 2022 में होने वाले चुनाव से ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि सूबे में पुष्कर को लेकर अनुभवी नेता कितने सहज हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अजीत राठी, एबीपी गंगा।